गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 17th ऑफ सितंबर और आज हम लोग प्रेप पॉइंटर्स में क्या पढ़ने वाले हैं एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। क्यूनो नेशनल पार्क को लेके थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है बिकॉज अभी वहां पे एक आरटीआई लगाई गई थी, उसमें कुछ ऐसी बातों का पता चला है कि शायद वहां पे कुछ करप्शन हुआ है, उस बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एडिजिन ग्लेशियर, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। कभी कभी ज्योग्राफी में लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन वो डेफिनेटली आपसे पूछता है, तो वहां से इसको हम लोग करेंगे। सेंट्रल एशिया के अंदर कुछ ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हिंदी दिवस के बारे में थोड़ा सा, और VLSR SM ये क्या है, ये एक सरफेस एयर डिफेंस एक मिसाइल हम लोगों ने अभी अभी लॉन्च की है, उसके बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में थोड़ा सा जानने वाले हैं। उसके अलावा भास्कर प्लेटफॉर्म, इंडिया में जो भी स्टार्टअप्स हैं और स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको लेके गवर्नमेंट ने अभी एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म बनाया है। उसके अलावा निधि कंपनीज के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं, यहाँ से ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं निधि कंपनी से। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। क्यूनो नेशनल पार्क, बेसिकली अभी एक आरटीआई लगाई गई थी और जिसपे क्यूनो नेशनल पार्क के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, क्योंकि क्यूनो नेशनल पार्क का अभी ना एक ऑडिट हुआ था जिसमें उसकी प्लानिंग को लेके पैसा वगैरह सब कुछ उस ऑडिट के अंदर आया था। और उस ऑडिट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी पता लगी हैं जिसमें शायद वहाँ पे कुछ करप्शन वहाँ पे शायद हुआ है। अ, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, हल्का सा आपको बता देता हूँ क्या क्या वो चीज़ें हैं। जैसे वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनिशियल प्लानिंग थी क्यूनो के अंदर, एक्चुअली वो चीता के लिए थी ही नहीं, वो थी लायंस के लिए। लेकिन लायन वहां पे इंट्रोड्यूस नहीं किए गए। देखिए इंडिया में जो एशियाटिक, इवन पूरे एशिया में, पूरी दुनिया में जो एशियाटिक लायन पाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, वहां पे जो गिर अपना फॉरेस्ट रिजर्व है, उनको इंट्रोड्यूस करने की बात हुई थी क्यूनो नेशनल पार्क में, ये 2012-13 में बात कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन बाद में सरकार ने चीता के लिए वहां पे प्लान बनाया तो वो ग्रीन सिग्नल उसको मिल गया, तो चीताज को वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया। अभी जो रिपोर्ट अभी आरटीआई की वजह से जो आई है उसमें ये कहा गया है कि वहां पे चीता इंट्रोडक्शन को लेके कोई क्लियर कट डेट मेंशन नहीं है, कभी ये प्लान शुरू हुआ, किसने शुरू किया, एक तो वहां पे वो इशू है। दूसरा वहां पे कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे वहां पे एक दीवार बनानी थी काफी लंबी, उसके अंदर करप्शन हुआ है। वहां पे सीमेंट जो यूज किया गया है और जिस सीमेंट के लिए पैसा लोड किया गया था उसके अंदर कुछ गड़बड़ हुई है, तो बेसिकली कुछ 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 करप्शन के टाइप वहां पे देखने को मिला है। उसके अलावा सेंटर और स्टेट के बीच में प्रॉपर कोलैबोरेशन वहां पे नहीं है प्रोग्राम को लेके। तो ये कुछ चीजें हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको थोड़ा सा क्यों नेशनल पार्क के बारे में पता होना चाहिए। तो ऑब्वियसली हमें अच्छे से, अगर आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर वगैरह पढ़ रहे हैं और न्यूज़ को देख रहे हैं, तो शायद आपको पहले पता ही होगा कि क्यूनो नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है और यहाँ पे क्यूनो रिवर है, जिसके नाम पे वो क्यूनो नेशनल पार्क पड़ा हुआ है। ये चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी आती है जो कि मारवाड़ रीजन वगैरह में भी जो है वो ड्रेन करती है, ये तो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो खतियार गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, ड्राई डेसिडियस का मतलब ये होता है कि जो ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहां जो पतझड़ वन जिसको बेसिकली बोलते हैं ड्राई डेसिडियस, उस रीजन में ये पाया जाता है। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को 1981 में डिक्लेयर किया गया था, 2018 के अंदर इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। फ्लोरा एंड फोना दोनों आपको पता होना चाहिए। देखिए फोना में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है अफ्रीकन चीता ही है यहाँ पे। उसके अलावा ये जो पूरा एरिया ना, जो चंबल रिवर वहां से फ्लो करती है, इवन क्यूनो रिवर के अंदर भी, उसके अंदर काफी ज्यादा आपको क्रोकोडाइल्स देखने को मिलते हैं, तो क्रोकोडाइल्स भी यहाँ के बहुत फेमस है। फॉरेस्ट की बात करें तो ड्राई डेसिडियस है, ऑब्वियसली बात है भाई, ड्राई डेसिडियस है क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होता नहीं है, ग्रास लैंड है। अब चीता तो ग्रास लैंड में ही रहेंगे, चीता डेंस फॉरेस्ट में तो रहते नहीं है। इवन जब चीताज को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि इंडिया में ग्रास लैंड्स को प्रोटेक्ट करना है, और ग्रासलैंड्स को प्रोटेक्ट तभी किया जा सकता है जब ग्रासलैंड में रहने वाले जो स्पीसीज होते हैं, स्पेशली जो कि एपेक्स कार्निवोर होते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। यहाँ पे चीता जो है इस ग्रासलैंड में एपेक्स कार्निवोर है, मतलब सबसे टॉप पे रहने वाला कार्निवोर है। अगर उसको आप प्रोटेक्ट करोगे ना तो ग्रासलैंड अपने आप प्रोटेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे सवाना ग्रासलैंड, सवाना बेसिकली ग्रासलैंड ही होता है, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट जो कि अफ्रीका में पाया जाता है, सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट अफ्रीका में पाया जाता है, तो ये वहां की ग्रासलैंड के जैसा ही है यहाँ पे। तो चीता हमेशा ग्रासलैंड में रहता है, ठीक है, वो डेंस फॉरेस्ट में कभी रहता नहीं है। उसके अलावा क्रोकोडाइल वगैरह का मैंने बता दिया, घड़ियाल वगैरह को खूब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चीता की बात करें तो इसको रीइंट्रोडक्शन का जो पूरा प्लान था वो 2009 के अंदर शुरुआत हुई थी। एक्चुअली शुरू शुरू में 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने चीता की इंट्रोडक्शन के ऊपर बैन लगा दिया था, लेकिन फिर सरकार ने थोड़ा सा और वहाँ पे
प्रपोजल्स वगैरह दिए, तो वो क्लियर कट उसको क्लियर ग्रीन सिग्नल दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर उसके बाद कई सारी कंट्रीज़ के साथ हम लोगों ने डिस्कशन किया। सबसे पहले डिस्कशन हम लोगों ने ईरान के साथ किया, क्योंकि जो एशियाटिक चीता है वो ईरान के अंदर ही पाया जाता है, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी है। लेकिन ईरान ने हमें देने से मना कर दिया। फिर हम लोग अफ्रीकन कंट्री के पास गए। अब देखिए अफ्रीकन कंट्री के में क्या है ना, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे रिसोर्सेज कम है, पुअर कंट्री हैं। तो इंडिया ने उनके साथ बात किया, नामीबिया के साथ स्पेशली, तो उन्होंने हमें 20 चीता देने के लिए हाँ कर दिया। तो पहली जो इंस्टॉलमेंट आई थी उसमें 8 चीता आए थे, फिर दूसरी वाली में जो है 12 चीता आए थे। और अभी आने वाले समय में साउथ अफ्रीका से भी हम लोग चीता लेके आएंगे धीरे धीरे। इनकी संख्या को हम लोग डेफिनेटली बढ़ाएंगे। और फिर 2023 के अंदर वहाँ पे कुछ चीता के जो बच्चे होते हैं उन्होंने जन्म लिया, उनमें से कुछ मर गए, कुछ रह गए। तो वो बेसिकली अभी चीता का प्रोग्राम वहाँ पे चल रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको इस कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, एडिजीन ग्लेशियर बेसिकली सेंट्रल एशिया के अंदर ना बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। आप किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे आपको हजारों की संख्या में छोटे बड़े ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे पामीर नोट आपको नजर आती है, जिसे थर्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तिब्बत को आप जो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो ये बहुत सारे ग्लेशियर्स यहाँ पे हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि ये ग्लेशियर्स धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। और अभी जो करंट रिसर्च वहां पे चल रही है वो चल रही है इस ग्लेशियर को लेके, एडिजिन ग्लेशियर। और ये बहुत ही जल्दी एक्सटिंक्ट होने वाला है। बेसिकली हर साल अराउंड 16 सेंटीमीटर या इससे थोड़ा ज्यादा 16 to 20 सेंटीमीटर ये ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। 1960 से लेके अभी तक ये ग्लेशियर लगभग 900 मीटर खत्म हो चुका है, और आने वाले समय में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ग्लेशियर आपको ध्यान रखना है। जगह क्यों जा रहा है, वो कैसे जा रहा है, ये थोड़ा मेंस वाली टेरिटरी में है, लेकिन प्रीलिम्स में आपको सिंपली पूछ सकता है कि जो एडिजिन ग्लेशियर है बेसिकली वो कहाँ पे है, ठीक है। किर्गिस्तान में है, ये किर्गिज रिज जो है वहाँ पे पड़ता है। और जो वहाँ की किर्गिस्तान की कैपिटल है बिशेक, उससे 44 बिश्केक से 44 किलोमीटर दूर ही है। और यू नो वेरी वेल कि ग्लेशियर्स बनते कैसे हैं। बेसिकली ग्लेशियर के अंदर बनते हैं आइस से बनते हैं, लेकिन आइस आती कहाँ से, ये आती है स्नोफॉल से। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे स्नोफॉल होता रहता है तो वो स्नो इकट्ठी हो जाती है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो स्नो कॉम्पैक्ट हो जाती है, बहुत टाइट हार्ड हो जाती है, जिसे हम लोग आइस कहते हैं। तो धीरे धीरे इस तरह से हमारे ग्लेशियर्स बनते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है दुनिया भर में, सेंट्रल एशिया में भी इंक्रीज हो रहा है ऑब्वियसली। तो ये जो आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत सारी लेक्स बन गई हैं। ऑब्वियसली बात है, जो ग्लेशियर मेल्ट होगा तो उसका वाटर कहाँ जाएगा, वो तो लेक के अंदर ही जाएगा। अमेरिका में जिस तरह से अपने पास जो है 5 जो बड़ी बड़ी लेक्स पाई जाती हैं वो भी ऐसी ही बनी है। पहले आइस एज के टाइम पे वहां पे ग्लेशियर्स हुआ करते थे, वो मेल्ट हो गए तो वो लेक में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से आपको अभी वहां पे 13 मोरेन लेक्स देखने को मिलती है। बेसिकली जो ग्लेशियर के मेल्ट होने से लेक बनती है, इन जनरल उसको मोरेन लेक बोलते हैं। और जो बड़े बड़े पत्थर वो अपने साथ लेके आती हैं पहाड़ के स्लोप से, उन्हें हम लोग मोरेन कहते हैं। तो वो भी वहां पे जमा हो जाते हैं। अभी दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये जो ग्लेशियर है वो स्लोप पे मिलते हैं, मतलब एक हाई माउंटेन के स्लोप पे मिलते हैं। लेकिन जब मेल्ट होकर नीचे आते हैं, अब नीचे तो सिटी है, कोई ना कोई सिटी है, कोई सेटलमेंट है। प्रॉब्लम यह है कि जब ये मेल्ट होकर नीचे आते हैं, इनके साथ बड़े बड़े पत्थर भी आते हैं, और ये स्लोप से जब पत्थर नीचे आएंगे तो जो सिटीज को डैमेज कर सकते हैं। और ऐसा बहुत बार होता भी है। इसीलिए एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है। इन माउंटेन्स की वैलीज में सिटीज रहती हैं, लोग रहते हैं, हजारों की संख्या में रहते हैं, उनको नुकसान हो सकता है फ्यूचर में, उसको लेके भी थोड़ा कंसर्न है। और यहाँ पे जो एडिजिन ग्लेशियर है, यहाँ पे हमारा स्पेशली 2 रिवर सिस्टम है, ये 2 नाम यहाँ पे दिए गए हैं, थोड़ा आपने ध्यान रखना है इसको। और ये बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि वो रिट्रीट कर रहा है, पीछे जा रहा है। इसकी वजह से पूरा रीजनल इम्बैलेंस हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, जो रिवर्स हैं, रिवर्स को पानी कहाँ से आ रहा है, ग्लेशियर के मेल्ट होने से ही आ रहा है। गंगा को भी वहीं से आ रहा है, यमुना को भी वहीं से आ रहा है, सबको वहीं से आ रहा है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, यहाँ पे 2 चीजें होंगी। शॉर्ट टर्म में जो रिवर्स हैं उनके अंदर फ्लड आएगा, राइट, फ्लड आएगा। जब लॉन्ग टर्म में जब ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे तो फिर वहां पे ड्रोट आएगा, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी वाला कंसर्न वहां पे ज्यादा हो जाएगा, और लोगों को फ्रेश वाटर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रिवर आपकी सूख चुकी हैं, ड्राई हो चुकी हैं। ये कंसर्न्स की वजह से यहाँ पे रिसर्च किया जाना जरूरी है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये कंट्री गरीब कंट्री है, वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। इनके पास अपने ग्लेशियर्स को मॉनिटर करने के लिए या फिर उसके बारे में कोई एक्टिव स्टेप लेने के लिए इनके पास उतना पैसा ही नहीं है। ये यहाँ पे मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 को हिंदी को एज अ ऑफिशियल
जो सेंटर की लैंग्वेज है, यूनियन लैंग्वेज, उसको एक्सेप्ट किया गया था। 1953 से हम लोग लगातार हिंदी दिवस मना रहे हैं। लेकिन इसकी जो कहानी है हिंदी दिवस की, वो थोड़ी पीछे जाती है, 1918 में जाती है। उस समय पहली बार जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, इसको मनाया गया और हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया गया। लेकिन ये तो ऑफिशियल था नहीं, लेकिन आज भी हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन ये कहानी तब से चलती है। फिर 1949 में हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब हम लोगों ने बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 46 में, उसके बाद फिर 49 में हम लोगों ने हिंदी को, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, इसको इंडिया की वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, ध्यान रखना है, हिंदी इज आवर वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। टोटल हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिनमें से हिंदी भी एक है, ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। अब लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो कई सारे हैं भाई। आर्टिकल 343 क्या कहता है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक, मतलब इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है, नेशनल नहीं। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ये जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, इनके अंदर इंग्लिश नहीं है। पहली बात तो आपने ये भी ध्यान रखनी है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे इंडिया के कौन से शेड्यूल के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। यूपीएससी से यहां बैक टू बैक 2 बार सवाल आ चुका है इसी शेड्यूल से। आप इस साल भी आया था, 2024 के प्रीलिम्स में भी लैंग्वेज से सवाल आया था। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है लैंग्वेज वाला, क्योंकि इसको लेकर तो कंट्रोवर्सी हमेशा रहती है। तो करंट अफेयर का पार्ट ये कहीं ना कहीं लगभग रहता ही रहता है, खासकर नदर स्टेट्स, सदर्न स्टेट्स के बीच में, खासकर तमिलनाडु में हिंदी को लेके थोड़ा अलग इश्यूज हैं, तो इसलिए न्यूज में रहता है, तो एग्जाम में सवाल पूछ लेता है आपसे। इस बार भी आया था, 2024 में भी आया था। तो एक तो ये आर्टिकल 243 हो गया। आर्टिकल 244 क्या कहता है? कमीशन एंड द कमिटी फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये जो है राष्ट्रपति जी बनाते हैं, एक कमीशन बनाते हैं। 243 क्या कहता है? इंडिया में जो भी स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु सब है, ये इनके पास ये पावर होती है कि वो हिंदी को या फिर किसी और लैंग्वेज को जो उनके स्टेट में प्रोमिनेंटली बोली जाती है, उसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ये लैंग्वेज अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हो सकती हैं, कहीं पे पंजाबी होगी, कहीं पे तमिल, कहीं पे मलयालम, कहीं पे हिंदी, अलग अलग होती हैं अलग अलग स्टेट में। आर्टिकल 346 क्या कहता है? ये सेंटर और स्टेट के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसकी बात करता है। अब सेंटर और स्टेट के बीच में कम्युनिकेशन किस भाषा में होगा? ठीक है, ये जनरली कोशिश की जाती है कि वो इंग्लिश में यूज करें या हिंदी यूज करें, या फिर कोई और लैंग्वेज जो स्टेट चाहता है वो भी कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टेट को मान लो पंजाबी में करना है तो पंजाबी में कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास हमेशा ट्रांसलेशन करने के लिए डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 347 क्या कहता है? ये कहता है भाई जो किसी स्टेट के अंदर मेजोरिटी लैंग्वेज बोली जाती है, वो स्टेट उसी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 348 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अदर कोर्ट्स की लैंग्वेज के बारे में बात करता है। हमारे जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे जनरली इंग्लिश में ही, सुप्रीम कोर्ट में तो इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन होता है, हिंदी में हो ही नहीं सकता, आप ये मान के चलिए। हाई कोर्ट के अंदर भी प्रेफर की जाती है कि इंग्लिश लैंग्वेज हो। हिंदी किसी किसी स्टेट के अंदर डिक्लेयर की जा सकती है, या फिर वहां पे ट्रांसलेशन होता है, जो भी वर्डिक्ट होते हैं वो हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में होते हैं। और ये एनकरेज किया जाता है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, ठीक है, वहां पे उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर ही कम्युनिकेशन हो, ऐसा कोशिश की जाती है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपने उस कॉन्टेक्स्ट में इसको ध्यान रखना है। बाकी यूनियन गवर्नमेंट की एक ड्यूटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है आर्टिकल 351 के अंडर में, कि भाई आप हिंदी को स्प्रेड करने के लिए लगातार काम करोगे, एनकरेज करोगे। और उस समय की बात करें, फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, इवन गांधी जी भी बहुत सपोर्ट किया करते थे कि पूरे देश की जो लिंगुआ फ्रैंका है वो हिंदी होनी चाहिए। गांधी जी इस बात को सपोर्ट करते थे कि सारे देश में लोग हिंदी बोले, क्योंकि इंग्लिश हमारी लैंड की लैंग्वेज है नहीं, ठीक है, बाहर से आई थी, अंग्रेज अपने साथ लेके आए थे भाई। तो अगर आप, जब अंग्रेज चले गए तो उनकी भाषा भी ऑफिशियल तो नहीं रहनी चाहिए, कम से कम ऐसा उनका मानना था। तो हिंदुस्तानी या हिंदी को प्रेफर करते थे। लेकिन बाद में जिस तरह से इश्यूज हुए, बाद में तमिलनाडु के साथ इश्यूज हुए, वो सब की कहानी शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि मेंस के पर्सपेक्टिव से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, VLSRSAM क्या है भाई? ये एक वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी टेस्टिंग चल रही है, बैक टू बैक DRDO ने इसकी टेस्टिंग की है और हर टेस्टिंग में इसको सक्सेसफुल पाया है।
और बहुत ही जल्दी ये हमारे डिफेंस फोर्सेस के अंदर इंक्लूड भी हो सकती है। ये क्विक रिएक्शन शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्विक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि बटन दबाना है, इसके अंदर ज्यादा प्रोग्रामिंग करनी नहीं होती, सीधा ये दुश्मन के ऊपर अटैक करने चले जाएगा। सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन और सॉलिड फ्यूल इसके अंदर होता है, 80 किलोमीटर की रेंज होती है। रेंज बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन एक्यूरेसी इसकी काफी ज्यादा होती है, उसका थोड़ा सा आपको बस इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड ओजोन डे। तो वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है जी, क्योंकि इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो उसको भी एक्सेप्ट किया गया था। इस बार जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो थीम है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं ओजोन के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूपीएससी में ओजोन को लेके बहुत बार सवाल आ चुके हैं, ठीक है। जितना हो सकता हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। ओजोन आपको पता है कि कैसी गैस होती है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन पाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि ग्राउंड पे ओजोन नहीं है, ओजोन ग्राउंड पे भी होती है, लेकिन जो ओजोन ग्राउंड पे होती है ना वो टॉक्सिक होती है, खतरनाक होती है। जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है वो होती है बढ़िया वाली। तो 15 to 35 किलोमीटर तक ओजोन की मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। वैसे थोड़े बहुत ओजोन आपको 60 किलोमीटर तक भी मिल जाएंगे, लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन आपको ओजोन की देखने को मिलती है। जो सन से अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है ये लेयर और हमें प्रोटेक्ट कर लेती है, वो थोड़ा आपको याद रखना है। लेकिन 1970s में ये पाया गया कि ये जो ओजोन है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। उससे पहले तो हमें ओजोन लेयर का पता ही नहीं था। जब बाद में ओजोन लेयर का पता चला तो ये भी पता चला कि भाई कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इस ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं, और ओजोन लेयर अगर डिस्ट्रॉय हो गई तो इंसानों के लिए खतरनाक हो जाएगी। तो उस समय कुछ ऐसे सब्सटेंस को फाइंड आउट किया गया जिसे हम लोग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बोलते हैं, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जिसमें हेलोन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके अंदर क्लोरो आ गया ना, फ्लोरो आ गया, समझ लो वो ओजोन को डिप्लीट करेगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो ओजोन की लेयर है वो पहले काफी थिक हुआ करती थी, ये धीरे धीरे कहीं कहीं पे जो है वो थिन हो रही है, थिन हो गई है। अब क्योंकि ये थिन हो गई है तो यहां से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आराम से अर्थ के ऊपर आ सकती हैं। ये मान लो अपना ग्राउंड है तो दिक्कत हो जाएगी। इसी थिनिंग को हम बोलते हैं ओजोन होल, इसी को ओजोन होल बोला जाता है, थिनिंग को। खासकर पोलर रीजन में काफी प्रोमिनेंट है, लेकिन अंटार्कटिका वाले रीजन में खासकर विंटर के टाइम पे सबसे ज्यादा होता है। ओजोन अगर नहीं रही तो वह आपको स्किन कैंसर, आई कैटरैक्ट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हिट करेंगी, कैंसर वगैरह भी हो सकता है। जो सोइल होता है उसके मॉइस्चर को भी कम करता है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसकी फोटोसिंथेसिस को भी इम्पैक्ट करता है। तो वो सब ओजोन काफ़ी कुछ जो है उस तरह से कर सकता है। लेकिन ओजोन को प्रोटेक्ट करना की जाना बहुत ज़रूरी है कि उससे इससे पूरी ह्यूमैनिटी को ही नुकसान पहुंचता है। तो 1985 के अंदर वियना कन्वेंशन किया गया जिसमें ये बात हुई कि भैया ओजोन को प्रोटेक्ट किया जाना ज़रूरी है। कन्वेंशन का मतलब होता है सिंपल बातचीत, ठीक है, काइंड ऑफ फ्रेमवर्क। उस कन्वेंशन को फुलफिल करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने 87 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं इनकी कंजप्शन को कम करना है और धीरे धीरे इनको फेज आउट करना है। फेज आउट मतलब इनकी प्रोडक्शन को ही खत्म कर देना है। और आज के टाइम पे हालत ये है कि हम लोगों ने 99% तक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन उनको खत्म कर दिया है हम लोगों ने, तो 1% ही रह गया है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो ट्रीटी है आज तक की दुनिया की सबसे मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी है, क्योंकि इस ट्रीटी का पॉजिटिव हमें इंपैक्ट नजर आने लगा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2060 तक हम लोग इस ओजोन होल को पूरी तरह से रिकवर कर लेंगे। तो अच्छी बात है भाई, राइट। उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा अपने याद रखना है। बाद में हम लोगों ने किगाली अमेंडमेंट भी किया। किगाली अमेंडमेंट 2060 में हम लोगों ने अडॉप्ट किया था। इसमें एक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी फेज आउट करने की बात हुई। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो इसको भी बाद में हम लोगों ने इंक्लूड किया और इसको भी कंट्रोल किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2100 तक अगर आपको 0.5 डिग्री टेम्परेचर कम करना है तो उसमें ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज़ होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा आपने से याद रखना है। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा आपको बता ही दिया है कि 2026 तक हम लोग काफ़ी हद तक ओजोन को हील कर चुके हैं, 2060 तक पूरी तरह से रिकवर कर लेंगे। IIT खड़गपुर के अंदर अभी एक स्टडी की गई है जिसमें यह पाया गया है कि भाई सिर्फ पोलर रीजन नहीं बल्कि ट्रॉपिकल रीजन के अंदर भी ओजोन की थिनिंग हो रही है। तो यहाँ पे एक कंसर्न का मुद्दा है, जबकि पोलर रीजन में ठीक ठाक से रिकवरी हो रही है।
उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए आप इसको ध्यान में रखें। उसके अलावा भास्कर प्लेटफॉर्म कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है, छोटी सी इंफॉर्मेशन है। एग्जाम में आपसे सिंपली पूछ सकते हैं कि भास्कर जो प्लेटफॉर्म है वो किस चीज से रिलेटेड है। बेसिकली इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर शुरू हुआ है पिछले कई सालों से, लाखों स्टार्टअप हमारे यहाँ पे निकल चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मतलब DPIIT के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 1,46,000 इस समय रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं। लेकिन स्टार्टअप आइसोलेटेड नहीं होते हैं, ये एक पूरे इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं, जिसके अंदर इन्वेस्टर्स भी होंगे, मेंटर्स होते हैं, ट्रेनिंग करने वाले होते हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज होती हैं, प्राइवेट एंटिटीज होती हैं, एक बहुत स्टेक होल्डर्स होते हैं स्टार्टअप कल्चर के अंदर। तो ये जो भास्कर प्लेटफॉर्म सरकार ने बनाया है, इनका यही कहना है कि इसके अंदर जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन सबको हम लोग एक प्लेटफॉर्म से जोड़ देंगे। तो आपके कोई भी दिक्कत है, कोई भी कंसर्न है किसी स्टार्टअप स्टेक होल्डर, चाहे वो इन्वेस्टर हो, प्राइवेट हो, एंटरप्रेन्योर, कुछ भी हो, तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बेसिकली सबको ज्वाइन करने का एक तरीका है, ये एक प्लेटफॉर्म, एक एप्लीकेशन है। अगर आप इन्वेस्टर हो या स्टार्टअप CEO हो, कोई भी हो, फाउंडर हो, तो आपको एक यूनिक आईडी मिल जाएगी, आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, आप वहां पे जाके लॉगिन करिए, आपके जो कंसर्न है आप वो एड्रेस करिए, किसी से कम्युनिकेट करना है दूसरे स्टेक होल्डर से, आप वो भी कर सकते हो। तो ये वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट डिजिटल रजिस्ट्री है सभी स्टेक होल्डर्स की विच आर एंगेज्ड इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। वो आपने थोड़ा सा याद रखना है, इतना मुझे नहीं लगता वो प्रीलिम्स में इतना डिटेल में जाएगा। सिंपली आपसे पूछ सकता है कि भाई ये जो भास्कर स्कीम है वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, ऐसा सवाल आपसे आ सकता है। थोड़ा उस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको ध्यान रखना है। चलिए, निधि कंपनीज, तो बात ऐसी है कि रजिस्ट्री ऑफ कंपनीज ने अभी कुछ लगभग 24 निधि कंपनीज को पिनलाइज किया है, उनके ऊपर फाइन वाइन लगाया है, क्योंकि कुछ फ्रॉड उनके अंदर चल रहा था। उस थोड़ा सा आपने उस तरह से याद रखना है कि निधि कंपनीज क्या होती हैं। निधि कंपनी हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 406 के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं। पहली बात तो ये, निधि कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो यूजली बैंक की तरह काम नहीं करता है, इसीलिए इसके ऊपर RBI का भी बहुत ज्यादा रेगुलेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। इनको गवर्न किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। अब ये होता क्या है, बेसिकली निधि कंपनीज क्या होती हैं, देखिए, छोटे छोटे सेविंग जिन लोगों की होती है, जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड के अंदर करते हैं, तो कुछ लोग छोटा छोटा पैसा जोड़ के निधि कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि जो टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इट्स मेंबर्स, निधि कंपनी के अंदर जो भी कस्टमर होते हैं वही इसके मेंबर होते हैं। ये सिर्फ अपने मेंबर्स को हेल्प करता है, किसी बाहर वाले पर्सन को हेल्प नहीं करता है, क्योंकि आपने तो इट्स लाइक अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड, आप पैसा यहाँ पे देते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपको जब जरूरत पड़ती है तो आपको वहां से पैसा मिल जाता है। ये उस कॉन्टेक्स्ट में रहता है। 5 लाख रुपए मिनिमम जो है पेड अप कैपिटल यहाँ पे होती है, मतलब अगर आपके 5 लाख रुपए आप एक निधि कंपनी खोल सकते हो। ये आपको मैंने बता दिया कि मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स मस्ट बी एम्प्लॉइज। ठीक है, या तो उसके एम्प्लॉइज होंगे, मतलब जो एम्प्लॉइज होंगे वही शेयर होल्डर होंगे, वो इसके अंदर पैसा डालते हैं। एम्प्लॉइज के रिश्तेदार भी हो सकते हैं बेसिकली यहाँ पे, लेकिन किसी बहुत अननोन पर्सन को आप यहाँ पे नहीं डालोगे। आपकी रेफरेंस से कोई आता है तो वो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। निधि कंपनी के अंदर ये मैंडेटरी होता है कि उनको निधि लिखना पड़ता है अपना नाम के आगे पीछे कि हम निधि हैं। ठीक है, वो लिखना पड़ता है। निधि कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द नॉन मेंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है, तो जो इसके मेंबर हैं वही यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करवा सकते हैं। ठीक है, जो इसके मेंबर हैं उन्हीं को ये लोग लोन देते हैं, नॉन मेंबर्स को लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे गांव में किटी करती हैं लेडीज तरह, उस तरह का कुछ कुछ रहता है ये। ठीक है, उसके अलावा दे कैन नॉट कैरी आउट एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी एक्सेप्ट दोज रिलेटेड टू देयर प्राइमरी पर्पस। तो हर निधि कंपनी ये बताती है कि मेरा प्राइमरी पर्पस क्या है। ठीक है, उस प्राइमरी पर्पस के अलावा वो और कोई काम नहीं कर सकते। ये कुछ कुछ निधि कंपनी के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। आपको स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर हम लोग तो सेल्फ स्टडी करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, जॉब्स करते हैं, हम लोग UPSC की तैयारी करें, कैसे करें। देखिए, सबके लिए एक जैसा आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, सबकी बैकग्राउंड अलग है, सबके रिसोर्सेज अलग हैं, जगह आप अलग पे रहते हो, है ना। तो हर किसी का अलग अलग यहाँ पे स्ट्रगल रहता है, सिस्टम रहता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक 1-to-1 मेंटरिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी कस्टमाइज्ड नीड्स के हिसाब से, आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको गाइड किया जाता है एक पर्सनल मेंटर के द्वारा।
वो आप कर सकते हो। तो वो हमारा प्रोग्राम है, एलिवेट प्रोग्राम है 2025, 2026 और 2027 के लिए, ये आप कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर पे आप कॉल वगैरह कर लीजिए, यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह को सब कुछ मिल जाता है। ये जरूरी है। देखिए, अगर आप कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, रिसोर्सेज आपको बता दिए जाएंगे। आप एक मेंटोर की गाइड में अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर भी कर सकते हो। आपको टारगेट दिए जाते हैं, उनको अचीव करिए, प्रॉपर मैनेज्ड वे में आपको यहाँ पे गाइड किया जाता है, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर दिया हुआ है, ये आप इसको कॉल कर लीजिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।